बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। must die. Nothing less, Jitendra Singh. We want revenge. पाकिस्तान से युद्ध होने ही वाला है। वो बॉर्डर से आए, 2 मील इधर मूव किया, 2 मील इधर मूव किया, हमने तो रिस्पॉन्स किया। छोटी छोटी टग ऑफ वॉर हमारी चल रही, शो ऑफ फोर्स के लिए, दिखाने के लिए हमने आपके इलाके में आके मार बड़ी के हमने ना वो एरोगेंस, तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये जो एफर्ट की ना वो की। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। एयरफोर्स हमेशा ना प्लानिंग के साथ चल, पर हमने इंटेंशनली इसको आखिरी मोमेंट पे छोड़ा है। at certain altitude. Camera 1, Fox 3 off the group. एक प्लान ये था कि जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक्शन किया ना, उसको निगेट करना है। उनके दिमाग से ये जो रौनक है वो निकालनी है, और ऐसी निकालनी है कि बिल्कुल अच्छी तरह निकल जाए। आई कैन नॉट टेल यू कि जब हमारे आई रिकॉल दोस वर्ड्स, जब हमें पहली उसकी कॉल आती है ना पायलट की, तो वो कितना शोर था ऑप्स रूम में। Copy kill, other one trailing by 10 miles, bugging out. इस सारी तैयारी के बावजूद भी जो सबसे अहम बात है ना, अल्लाह तबारक व तआला की जात हमारे साथ। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। 27 फरवरी एक ऐसा पाकिस्तानी तारीख का दिन जिसको पूरी कौम इंतहाई फखरी अंदाज में याद करती है। ये वो दिन है जो कि हमें एहसास दिलाता है कि हम वाकई जिंदा कौम हैं, और हमारे सर के ऊपर पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि कोई भी माई का लाल हमारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसी दिन की याद को मनाने के लिए, और इस दिन में ये वाकयात कैसे, ये अभिनंदन और ये चाय का खास तौर पे जो जिक्र होता है, तो ये इन तमाम वाकयात को डिस्क्लोज करने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी रिटायर्ड एयर कमोडोर मोहम्मद आरिफ साहब को। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूरी डिटेल जानेंगे, और खास तौर पर पाक एयरफोर्स जो कि एक मजबूती की इलामत है, इसके हवाले से डिटेल क्वेश्चन करेंगे। वेलकम टू द शो। कैसे हैं एयर कमोडोर साहब, आप ठीक ठाक? जी थैंक यू अहमद जी, बहुत शुक्रिया आपका, एंड मेकिंग दिस डे स्पेशल। इट इज ऑलवेज एन ऑनर, एंड इट्स एन honor for me to talk about an event which is a pride for the nation, pride for the Pakistan Armed Forces, and especially pride for the Pakistan Air Force. That despite being a smaller force, we managed to respond in a way that enemy dare not to come again. नो डाउट इस तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन चूंकि आप की एक पूरी की पूरी लाइफ आपने ऑलमोस्ट 35-40 साल इस पूरी एयरफोर्स को सर्व किया, आपने सारी बात है ये कोई ऐसा आसान सफर नहीं था। लेकिन इस तरफ जाने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मोहम्मद आरिफ एयर कमोडोर बनने तक बचपन कहाँ पे गुजरा, शुरुआत कहाँ से हुई और पले बड़े कहाँ पे? I was brought up and grown. I was brought up here in Faisalabad, a small town beside this city. हम उर्दू में मेरे ख्याल में ज्यादा, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो जरा ज्यादा कन्वीनियंट होगी। ठीक, अच्छा, बिल्कुल छोटा सा गांव है जी, फैसलाबाद के बिल्कुल साथ में गट्टी, बड़ा मशहूर है, और वहां पे हम प्राइमरी और हायर एजुकेशन मैट्रिक ताकि वहां की। एंड हाउ डिड आई एंटर इनटू दिस वेंचर, मतलब कैसे मैं इस तरफ आया? तो हुआ ये कि हमारे एयरफोर्स के एक ऑफिसर होते थे हमारे गांव के, सो हर 2-3 महीने 4 महीने बाद वो चक्कर लगाते थे हमारे गांव को। उस वक्त इतनी पाबंदियां नहीं थी, तो एक जहाज आता था, मशाक उसको कहते थे, वो हमारे गांव पे चक्कर लगाते थे। तो हमारे जितने भी बैच फेलोज थे मैट्रिक के, उन सबकी ख्वाहिश थी कि हम भी कभी इस तरह हवाओं में उड़े। और मेरा ख्याल है ये पहली जो इंसान की जिबिल्लत है ना, जो काम वो जमीन पर आके करता है, वो कहता है थोड़ा सा एलिवेट होना। तो एयरफोर्स इज द बेस्ट वे टू एलिवेट योरसेल्फ। तो वो चीज जब ज़हन में आई तो हमने इस पर कोशिश की, और फिर इस चीज को ड्राइव ना देना कि सारी दवाएं जो माँ बाप की होती हैं, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन माँ बाप की दुआओं में कितना जो है ना जोर होता है कि वो अपने लिए जो है ना और आपके लिए वो सब कुछ निकाल के ले आती। तो माँ बाप की दुआएं थी कि मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया विदाउट नोइंग के पीएफ का सिलेक्शन सेंटर किधर है, क्या रिजल्ट क्या होगा। पर मुझे आज भी याद है कि जब हम गए पहली दफा 2-3 दिन के टेस्ट देने के बाद, तो
1985 में जो सिलेक्शन सेंटर के ओसी थे, उनके वर्ड मुझे आज भी याद रह गए। उन्होंने हम सबको बुलाया इंटरव्यू करने के बाद, और सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा जी आप सबने अपना टेस्ट दे दिया, चीजें इकट्ठी हो गई हैं, अगे कहने जो तेरे भाग लच्छिए क्या तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा। तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि पता नहीं क्या होएगा साथ रात, बट अलहमदुलिल्लाह गॉड हैज मेड इट टू आवर डेस्टिनी और हम दैट मच। एज ए क्या पहला आपका किस्म का जो डेजिग्नेशन था एयरफोर्स में पहले क्या था स्टार्टअप में? जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने एज ए फाइटर पायलट ज्वाइन किया, और व्हेन आई वाज इन बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग, तो वहां से हमारे यहाँ के एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। देयर इज नो वे कि आप किसी चेक पॉइंट्स को, किसी स्टैंडर्ड को बाईपास करें। सो आई कुड नॉट मीट दोज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्लाइंग। तो उसके बाद फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। इफ यू कैन नॉट मेक इट विद इन 13 आवर्स यू कैन नॉट मेक इट। वैसे तो हर कोई भी आदमी चला सकता है, लेकिन उस टाइम के अंदर तो उसके बाद आई बीइंग अ गुड स्टूडेंट आई वाज ऑफर्ड एयर डिफेंस। सो एयर डिफेंस इज अनदर चैलेंजिंग असाइनमेंट। तो फिर मैंने 6 माह की ट्रेनिंग की उधर जो हमारा स्केसर बेस है। स्केसर बेस में ट्रेनिंग के बाद आई वाज ग्रेजुएटेड एज पायलट ऑफिसर मोहम्मद आरिफ बैक इन फरवरी 91 में। बड़ा लॉन्ग जर्नी है, और खास तौर पर हमारे जो पाक एयर फोर्स है ये अब मजबूती की वो अलामत बन चुकी है। जिस तरह के हम इस वाक़े की तरफ तो आएंगे, ये जो अभिनंदन एक किस्म का 27 फरवरी का जो हमारा एक मेन जिसे कहते हैं प्राइड मोमेंट है, लेकिन कैसे ये पाक एयर फोर्स इतनी ताकत और फिर इतना आपके सामने जो दुश्मन है उसके पास मेरे ख्याल में 100 गुना ज्यादा बजट्स हैं, $1 ट्रिलियन बजट्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स आपसे कहीं ज्यादा है, लेकिन आपने इस जो पावर का जो एक किस्म का जो एक स्टेटस है या पावर का एक किस्म का वो जो मैकेनिज्म आपने कैसे उसको मेंटेन रखा, और पाक एयर फोर्स इसकी क्या, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि इतनी ताकतवर इतने स्मॉल बजट में भी? अच्छा, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया ना कि एक तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। जब हम उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो बिल्कुल क्रीम होती है, एनीबॉडी हु हैज ऑल द विट्स कि वो इस हाई स्पीड में 600 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए एक सेकंड के डिसीजन के अंदर डिसीजन लेने वाली जगह पे जा सकता है वो। सेकेंडली टॉकिंग ऑफ माय ओन प्रोफेशन, यानी एयर डिफेंस का मैं बात करूंगा, सॉरी मैं बार बार वो एयरफोर्स की वजह से लैंग्वेज चेंज कर जाता हूँ। तो मुझे याद है जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो इट वाज साउथ कराची वाली साइड पे थी। तो हम जब रडार पे जाके बैठते थे ना, तो वो 2 घंटे ऐसे होते थे कि हमारे सीनियर्स हमें कहते थे यार तुमने सामने देखना है, कंसोल के ऊपर हर 6 सेकंड बाद जब एक चक्कर लगता था ना रडार का तो उसको देखना है, राइट लेफ्ट देखने की इजाजत नहीं। श्योर, बिकॉज नेशन जो है ना वो हमारे पे ट्रस्ट करके बैठी है। जब आपने उस फोकस के साथ करना, और हमारे जो सीनियर्स थे वो भी इतने ही सख्त थे ड्यूटी आवर्स। तो असल चीज है जी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है ना वो बैकबोन है किसी भी काम की। चाहे आप दुनिया का कोई प्रोफेशन ले, जहां पे भी कट कॉर्नर्स होंगे, जहां पे भी शॉर्टकट लगेंगे, ट्रेनिंग हैम्पर हो। जो बंदा रूटीन में तो निकल सकता है, शॉर्टकट लगा के शायद वो आगे भी चला, लेकिन जब असल जरूरत पड़ेगी, जब लड़ाई आएगी, उस वक्त शॉर्टकट काम नहीं आएगी। बस दुश्मन आपको शॉर्टकट लगाने की एक सेकंड भी मोहलत नहीं देगा। सेकेंडली जो दुश्मन है वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आ रहा है। अब आप अंदाजा करें कि आपने 1 सेकंड ढूंढना है, तो उस सेकंड ढूंढने के लिए आपको कितनी कंसंट्रेटेड और फोकस होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन जो है ना वो मैन मशीन इंटरफेस से है। मतलब अगर हमारी मशीन ठीक है और बंदा ठीक नहीं है, अगर बंदा ठीक है मशीन ठीक नहीं है, दोनों काम नहीं करते। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन के दोनों एक दूसरे को समझे। हमारे जो फ्लाइंग वाले हमारे पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दे हैव टू बी अहेड ऑफ द कॉकपिट, यानी जहाज जहां जा रहा है उससे आगे होना है। सो लाइकवाइज जो एयर डिफेंडर है उसने भी आगे होना है कि दुश्मन की अगली मूव को समझना है कि दुश्मन अभी जहाज नजर आया है उड़ता हुआ, 1 से 2 हुए तो क्या करेगा, 2 से 3 हुए तो क्या करेगा। तो बात कर रही थी ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग है ना
ये मेरा ख्याल है बैकबोन है आर्म फोर्सेस की और एयरफोर्स की तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एयरफोर्स में इट इज अ सिंगल पर्सन हु इज टेकिंग डिसीजन, इनिशिएटिंग एक्शंस, और जितना टाइम कंप्रेस्ड डिसीजन मेकिंग एयरफोर्स में है वो और किसी जगह पे शायद ना हो। अच्छा, ये जैसे बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारी वॉर्स में हमने देखा है कि हमारी एयरफोर्स जो है ना, उसने अपने आप को साबित किया है। वो आपको जिसे कहते हैं, चाहे मैं कहता हूँ कि आप 65 की जंग ले लें या उससे आगे जितने भी किस्म का हमारे जितने भी जो वेंचर्स हुए, उसमें एयरफोर्स बड़ी सुरखरू होकर निकली है। अच्छा, ये जो वाकया होता है, इसके थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा कि इसके पीछे क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि इंडिया ने एक किस्म का बड़ी जरूरत के साथ, जारी बात है कि किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह स्ट्राइक करना और फिर एक किस्म का दिन दिहाड़े, तो ये बड़ी एक किस्म की बड़ी उनकी एक वो आपस में वो कहते हैं ना कि हम बात करते हैं कि उसने बड़ा हौला समझ लिया था शायद। तो ये कैसे, इसके पीछे थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं ना ये बताऊं कि हवा में ना बॉर्डर को लाइन नहीं लगी, और जो है ना जमीनी फोर्स, जो हम पैदल है, हमने एक कदम आगे निकाला तो बॉर्डर के पहली तरफ चले गए। एयरफोर्स और जो एयर में है ना, वो बॉर्डर जमीन पे जरूर बना हुआ, लेकिन हवा में नहीं है, कुछ नहीं है। हवा में हमें जो पता होता है ना, हम जहाज की स्पीड को मैं आप जरा कोरिलेट करके बताता हूँ कि एक जहाज जो 600 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है ना, वो 1 मिनट में ना 10 मील अंदर आ जाए। और हम हर वक्त लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक 60 मील का बॉर्डर है जिसको हमने डिफेंड करना है। उस 60 मील के बॉर्डर पे जब जहाज दोनों 10-10, 20-20 मील पे या 10 मील पे बैठे हैं, द मोमेंट वो अपना मुंह इधर करता है अंदर आने के लिए, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, एक्शन हो गया। अब उस एक्शन के बाद रिएक्शन जनरेट करना है, लेकिन उसके पास विद इन अ मिनट उसने इस जगह को टच कर देना। अगर 10 मील पे है, उस 10 मील में हमने उसके नजदीक कैसे पहुंचे? हम उस जगह पे तो नहीं पहुंच सकते जहां पर वो जा रहा हो, बिकॉज हम भी 10 मील दूर है ना, हमारा टर्न लेट हो गया। तो हमें उस सेटअप के अंदर उन चीजों को ना आगे जाना है। अब वो इधर आएगा, वापस किधर जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हमारे इलाके में आके वो उधर ही रह जाए। जो सबसे बड़ी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्पीड है। उस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बात है, हाइट को, स्पीड को, रीच को। लेकिन जो एक ड्रॉबैक है एयरफोर्स का, वो है कि इनपरमानेंस। ये मुसलसल मुस्तकिल एक जगह पर रुक नहीं सकते। जब उसने मूव करना है तो उसने कहीं ना कहीं मूव करना। नाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट गेस कि किधर जाएगा। तो वो जो है ना, उन्होंने ये जो हमारा ना इस फरवरी ऑनवर्ड जिस एपिसोड की बात कर रही है, उससे पहले हमारी ये चल रही थी। वो बॉर्डर से आए, 2 मील इधर मूव किया, 2 मील इधर मूव किया, हमने तो रिस्पॉन्स किया। तो ये एक ना मुसलसल एक छोटी छोटी टग ऑफ वॉर हमारी चल रही थी। ठीक है, ये 27 फरवरी वाले वाक्य से पहले। तो अच्छा, वो एक किस्म का प्रीएम्प्ट कर रहे थे इस चीज को, प्रीएम्प्ट कर रहे थे। अब जब रोज एक काम हो रहा है ना कि रोज बॉर्डर से 2-4 मील 5 मील आता है, तो आप कहते हैं। अच्छा, जो सेकंड थिंग है जो एयरफोर्स की, वो ये है कि एयरफोर्स की रीच है। अब अगर बॉर्डर पे जहाज आ जाता है तो उसके पास वेपन इतने हैं जो 20, 30, 40, 50 मील तक मार कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि अपने इलाके में रहते हुए मार कर ले वो, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि ऐसे शो ऑफ फोर्स के लिए, दिखाने के लिए हमने आपके इलाके में आके मारा। हाँ, बड़ी ताकत है हमें, बड़ी हमें ना वो एरोगेंस, तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये जो एक दिन पहले जो एफर्ट की ना वो की। और जो हमारा एयरफोर्स का जो था ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एयरफोर्स हमेशा ना प्लानिंग के साथ चलती है, प्लान करती है। प्लानिंग इन प्लेस की, एग्जीक्यूशन का टाइम हमने ढूंढना था। तो वो फिर जैसा कि हमारे वो एयर चीफ ने भी और बाकी सब ने, मतलब आपने खबर में पड़ा होगा कि हमने कैसे टाइम ढूंढा, कैसे वो चीजें एफर्ट की, उसका जवाब कैसे। उसके जवाब देने के लिए पहले तो हमने उसका प्लान बनाया। जिस दिन हमें ये खबर मिली ना कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और हमारे एक उस एरिया में बॉम्ब ड्रॉप हुए, ऑल्दो के देवर नो लॉसेस, कुछ ट्रक जले थे, और उन्होंने बड़ी रौनक के साथ वो बयान भी किया। एग्जैक्टली।
लेकिन वो भी हमारे लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग था ऑनेस्टली। इनसाइड द ऑप्स रूम हमारे लिए बड़ा होता है कि यार वो जहाज एक मील भी आया तो क्यों आया, क्यों आया? ठीक है ना। वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, गो विद माय डेड बॉडी ही कैन नॉट क्रॉस अनलेस दे किल्स। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ जब हमने किया, प्लान बनाया गया, और जैसा कि मुख्तलिफ खबरों में आपने देखा होगा कि कैसे एयरफोर्स ने उसके जवाब में 4 टारगेट्स एंगेज किए, और उन 4 टारगेट्स को इस तरह एंगेज किया कि वर्ल्ड मीडिया को भी हम दिखा सकें कि हमारे वेपन्स की सिलेक्शन वो है जहां से वो हम दिखा सकते हैं कि ये टारगेट हमने एंगेज किया था, पर हमने इंटेंशनली इसको आखिरी मोमेंट पे छोड़ा है। ये एक्शन उनका हुआ। तो एयरफोर्स ने वो सारा प्लान जो है उस रौनक को उसको किल करने के लिए किया। बाकी एक और जो पॉइंट है ना, साइज डज मैटर, ये हमने बहुत सारी जगहों पर सुना होगा, बट अगर हम कंपेयर करें ना तो एयरफोर्स ने एक एरिया के अंदर ऑपरेट करती है, खास 40 बाई 50 फुट का, 40 बाई 50 मील का अगर तो उसमें एक खास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, एक नंबर ऑफ वेपन्स चलते हैं ना, और एयरफोर्स ने उस एरिया को कुछ देर के लिए क्लियर कर, तो उनकी स्ट्रेंथ अपनी जगह पे, लेकिन उनकी विड्थ, लेंथ एंड विड्थ भी तो बहुत सारी है। If today they have to go again look for the अफगानिस्तान के और बांग्लादेश की साइड पे अगर डिप्लॉय कर दें तो स्ट्रेंथ तो आधी रह जाएगी। सो बाकी जितने भी उनके साथ कंटिन्यूअस बॉर्डर्स हैं वहां पे उन्होंने सपोर्ट करेंगे तो हमारे अगेंस्ट लाने के लिए तो बहुत थोड़ी रहे, ठीक है। लेकिन असल बात ये है कि इट इज नॉट दी। अच्छा, ये जब पहले तो वो एक किस्म का वो डरावे देते रहे आम फैम में कि भाई एक किस्म का इनको जरा थोड़ा सा ऐसे ही करें, जरा एक किस्म का टीजिंग पॉइंट्स देते रहे आपको। अच्छा, आपके एयरफोर्स के ज़हन में ये चीज एक किस्म का आप समझते कि आ चुकी थी कि भाई अब ये कोई ना कोई ऐसी शरारत या शर्मगेजी जरूर करेंगे? एग्जैक्टली उस शर्मगेजी की एयरफोर्स चूंकि हमेशा तैयार रहती है। एयरफोर्स की जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है ना, लेट मी एक्नॉलेज द एफर्ट जो हमारे पिछले चीफ थे ना, सर सोहेल अमान, उन्होंने इसमें बहुत एफर्ट की थी। फिर सर मुजाहिद और करंट चीफ उस वक्त जो है ना, उन्होंने एयर डिफेंस को भी देखा हुआ था, एंड ही इज प्रेजेंटली चीफ। तो ये टिपिकल वो लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हमने दुश्मन को ना वो वापस नहीं जाने दे, कोई हमें कमजोर ना समझ ले। तो सर ज़हीरुद्दीन बाबर हमारे जो है ना, उन्होंने एयर डिफेंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, लोगों को इनिशिएटिव लेने का, 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो आपने बताया ना कि 1 मिनट में 10 मील, आप अंदाजा लगा लें कितना। वो 1 मिनट में आपने सोच के सब कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है, इस चांस नहीं है कि आप इसको लिंगर ऑन करेंगे, अच्छा जी सोचते हैं करते हैं, ये मेरे ख्याल में टाइम नहीं होता होगा एयरफोर्स के पास खास तौर पर। अच्छा, ये कौन कौन से पायलट्स थे जिन्होंने ये अभिनंदन के किस्म का जो वो जहाज था वो गिराया, और ये कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। अच्छा, इसकी जो टेक्निकल चीजें ना, जो ऑफिशियल वर्जन है उसको तो हम टच नहीं करते, बंदों को बाय नेम करने के बजाय ना हम ये करते हैं कि देखिए एक प्लान था। एक प्लान ये था कि जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक्शन किया ना उसको निगेट करना है, उनके दिमाग से ये जो रौनक है वो निकालनी है, और ऐसी निकालनी है कि बिल्कुल अच्छी तरह निकल जाए उसकी दोबारा, ताकि उनको सोचें फिर। हाँ, 100 दफा सोच के आए हमारे जो है ना, वो आगे कोई हलवा नहीं पड़ा, हलवा नहीं पड़ा। तो वो प्लान जब किया उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली, जब हमने ये किया तो हमें पता था कि उन्होंने भी वापस आना है, हमारा प्लान रेडी था, और हमने उस एरिया में अपने जहाज अवेलेबल किए हुए थे। द मोमेंट हमने देखा कि उनकी फ्लाइंग जो है आप शुरू, अब होता ये कि एयरफोर्स को जो हमने एज दिया ना एयर डिफेंस का, वो ये कि आप देखते हैं कि क्रॉस द बॉर्डर कितनी 50 मील पे क्या एक्टिविटी हो रही है, 100 मील पे क्या हो रही है, 200 मील पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अच्छा जी, 2 जहाज इधर से उड़ गए हैं, 4 इधर से उड़ गए हैं, 6 इधर से उड़ गए हैं, व्हाट आर द प्लान। हमने बड़े तहम्मुल से उसको ना उड़ने दिया, आने दिया। जब वो आगे, फिर हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया। रिस्पॉन्स जैसे मैं आपसे भी स्टार्ट, जो फंदा तैयार था, जो फंदा तैयार तो वो गेम प्लान जो है ना जी, गेम प्लान मैटर करता है। वो जब हम बैठे हुए थे इनफॉर्मली हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने एक जिक्र किया था राफेल का। इट इज नॉट द राफेल जो मैटर करेगा, इट इज नॉट द वेपन जो मैटर करेगा, इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट वेपन जो मैटर करेगा। तो उन्होंने अपने सारे हाईटेक वेपन, शॉर्ट टर्म वेपन ला के देखे,
और उस बल्ज पे, उस कॉर्नर पे जहाँ पे वो छोटी सी जगह थी, वहां पे लाए वो। बाय दैट टाइम हमारी फॉर्मेशंस एग्जिट कर रही थी वो स्ट्राइक करके, और हमारे जो सेकंड टियर था वो रेडी था। तो जब उन्होंने उसको फॉलो किया, और उनमें से 2-4 ऐसे थे जिन्होंने समझा कि बहुत आसान है और इट इज वेरी इजी कि हम क्रॉस द बॉर्डर जाके पकड़ते हैं, तो दैट वाज द टाइम हमारा प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास चूंकि क्लियरेंसेस थी, चीजें अवेलेबल थी, वहां पे फिर उनको उस पोजीशन में लाया गया। अगर मैं बता सकूं ना कि वो एक कॉर्नर है, एक बल्ज है, उस कॉर्नर में से जब आप आएंगे ना किसी को चेज करते करते, अब वापस जाने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे एरिया में से घूमना पड़ेगा। तो हम तो हमारे वो जो स्ट्राइक वाले थे वो निकल गए, और वो जो उनको फॉलो कर रहे थे वो पे प्रे बन गए। तो वहां पे हमने उनको कैलकुलेटेड इस तरह एंगेज किया कि हमारे वेपन की रेंज भी हो और भाग भी ना सके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो उसका जो डेबरी है या जो उसका मलबा है वो विद इन पाकिस्तान गिरे, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लॉ अबाइडिंग भी हम रहे। सो वो जो सीन था ना, आई कैन नॉट टेल यू कि जब हमारे आई रिकॉल दोस वर्ड्स, जब हमें पहली उसकी कॉल आती है ना पायलट की, दैट ही हैज किल्ड वन, तो वो कितना शोर था ऑप्स रूम में, कितने लोग खुश थे, क्योंकि हम सब लोग बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे, क्लियरेंस हुई हुई थी। तो ये सारी की सारी जो है ना ऑर्केस्ट्रेशन, जिस तरह हम सिविल लाइफ में देखते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रा है, कोई बंदा एक बैंड बजा रहा है, कुछ चीज ये बजा रहा है, तो लाइकवाइज ये जो ऑर्केस्ट्रेशन थी ना, ये गेम प्लान था जो कि मास्टरमाइंड था हमारे एयर हेडक्वार्टर का, हमारे बॉसेस का। उन्होंने उसको मास्टरमाइंड किया, एग्जीक्यूट करने के लिए आखिरी बंदे तक उसको प्लान को बताया कि कहां तक हमें जाना है, कितने तक दुश्मन को नुकसान देना है, कितनी जिक पहुंचानी है। वो प्लान इस तरह था कि उसमें फिर हर पजल का छोटा छोटा कहाँ रडार लग चुके हुए थे, कहाँ रडार मूव होके आ चुके थे विद इन 1 डे। मतलब हमें जब एक दिन पहले जब ये कंटीजेंसी डिक्लेयर की, तो लाजी बात है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती है ना। मतलब कि घर में मेहमान आते हैं तो हमें कुछ तैयारी करनी, बात है। ये तो हमने बिन बुलाए मेहमानों के लिए कुछ तैयारी करनी, तो वो तैयारी जो है ना एयरफोर्स ने की। और सबसे अहम चीज, इस सारी तैयारी के बावजूद भी जो सबसे अहम बात है ना कि अल्लाह तबारक व तआला की जात हमारे साथ, क्योंकि इंसान जब बहुत सारी तैयारी करता है अगर उसके बाद उसमें रौनक या वो आ जाता है एरोगेंस, तो फिर किसी वक्त भी चीजें जो है ना कोलैप्स भी कर सकती हैं। बेशक। अच्छा, मैं एक चीज के ऊपर जरूर आऊंगा। अच्छा, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था, तो एयरफोर्स का मोराल जो है बहुत हाई हुआ कि हम जो है वो रिटेलिएट भी कर सकते हैं और दुश्मन को नेस्तो नबूद भी कर सकते हैं, और दुश्मन को भी एक किस्म का वाज़ेह पैगाम चला गया। अच्छा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हवाले से मैं जरूर चाहूंगा कि जब अभिनंदन को एक किस्म का गिरफ्तार किया गया, उसको जैसे ये जैसे हमने चाय अभी पी है, तो जब कप ऑफ टी है उसके, तो कहीं पर ये कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं थी, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे ये तासुर उभरे कि जी ये जो है जी जान अपना पायलट जो है वो किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वापस, या ये हमारा कानून है एक किस्म का जो आपकी एयरफोर्स है? देखिए, ये सारे जो है ना एयरफोर्स और आर्मी में भी हमारा काम है उस वक्त तक उस चीज को एंगेज करते रहना जब तक वो विद इन द बाउंड्री ऑफ फाइट। फाइट से निकलने के बाद में देन कम्स द इंटरनेशनल, हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के लॉज, इंटरनेशनल बॉडीज। फिर मकसद ये है कि हमने दुश्मन को कितनी को हजीमत देनी है। हाँ, वो तो दे दी, ठीक है ना। हमने तो मेहमान बना के थोड़ी रखना था उसको। इंटरनेशनली जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मिलिट्री के साथ मिलकर जो डिसीजन लिया, देयर डिसीजन इज फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। यस, हमने उसको रख लेते, आज तक भी रखा होता, तो वी कुडंट हैव गेन्ड एनीथिंग मोर देन दैट। यस, ठीक है ना। तो डिसीजन, और फिर एक और बात सर मैं ये कहूंगा कि जो आर्मी, एयरफोर्स, ये जो है ना दे फॉलो बाय द बुक। हमारी एक किताब है जिसके अंदर बॉम्ब्स हैं, फिर एक प्लान्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, फिर मिशन एंड विजन है जो हमारा तीनों सर्विसेज का आपस में इनसिंक होके जाना है। उस मिशन में ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सो वी गो बाय द बुक।
फौजी जो है ना, वो जब हमें कहा जाता है गो नो गो, दोनों चीजें होती हैं, दो ही ऑप्शन होती है, देयर इज नो ग्रे एरिया। वो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, भाई यस है या नो है बस। या व्हाइट है या ब्लैक, हाँ देयर इज नो ग्रे एरिया। तो ये ग्रे एरिया वाली चीजें जो है ना, ये आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ये नहीं होती। नहीं होती। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। अब मैं बल्कि एक चीज जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि ये जो दौरान प्रोग्राम जब उन्होंने बात की कि जब पूरा मुल्क की नजरें होती हैं इन आर्म फोर्सेस की तरफ, तो ये जब अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं तो ये एक आंख इधर भी उधर नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। आप यकीन माने कि ये बात सुन के मेरी आंखों में पानी आ गया। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम इन्हीं फोर्सेस को मलाइन कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, जो कि अपनी आंख भी एक इधर से उधर नहीं करते। तो ये सब कुछ आपकी और आपके आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए या उनकी हिफाजत के लिए कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कहीं मत जाइएगा, लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद आरिफ साहब, एक चीज क्योंकि आपने लाइफ जो है बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ गुजारी, और आज भी बल्कि जब आप मेरे पास एक जो हमारा एक फिक्स टाइम था, आप उससे 5 मिनट पहले तशरीफ लाए। आप ऐसी कौन सी हॉबी है या ऐसा कौन सा काम है जो रोजाना की बुनियाद पर आप करते हैं, और अगर नहीं किया तो आप समझते यार आज का दिन जो है ना मेरा नहीं सही गुजरा या गुजरेगा नहीं सही? अच्छा, एक तो पहली बात है जो हमें इंटरनल कैथारसिस की, यार हमने डेली ये देखना होता है कि मैंने आज के दिन में कोई ऐसा काम तो नहीं किया। दोनों चीजें ना, मैं हमारे एक स्टिल रिकॉल हमारे एयर चीफ मार्शल थे सर सुहेल अमान, तो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो प्रोफेशन उसको करते थे, लेकिन मैंने उनसे ये सीखा कि प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ आपको दीन को भी लेके आना है। तो मैं कहता था कि वो जो 5 बेसिक्स है उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हमने अपने हिस्से का काम किया है। सिर्फ ये तो नहीं कि मैंने प्रोफेशनल काम करते करते दीन छोड़ दिया या दीन करते करते प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया। तो एक तो ये कि डेली असेसमेंट के बाद मैंने आज के दिन में कोई ऐसा काम जिससे जो मेरी ड्यूटी थी उसमें नेग्लिजेंस तो नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हमें ओवर एंड अबव करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सर हम, क्योंकि आपको पता है फैसलाबाद के टिपिकल, तो मुझे जो है ना सादा सब्जियां या फिर देसी। ट्रैवलिंग पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग इज माय हॉबी। ट्रैवलिंग मैं कोशिश करता हूँ, और जो बुरी बात है जिसपे मेरी फैमिली और सबका दोस्तों का भी एतराज होता है, आई ट्रेवल लेट। मैं अमूमन शाम को, रात को, नींद को भगाते हुए मैं ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, मौसीकी भी सुनते हैं? मौसीकी बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जो है। किस तरह के सॉन्ग, कौन सिंगर कौन पसंद है? लेकिन मुझे तो अभी तक याद है कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारा गांव जिससे हमने शुरू किया ना, तो वहां पे नुसरत फतेह अली खान आके हमारे साथ खेतों में वो दरबार पे जो है गाया करते। तो वो सॉन्ग क्लासिकल और लाइट म्यूजिक जो है ना, वो जैसे आजकल हिप हॉप का दौर है और बड़ा एक सिद्धू मूसे वाला टाइप के लोग बड़े पसंद करते हैं। मुझे वो समझ ही नहीं आता। To be very honest, what are they talking? अच्छा, बड़े सॉफ्ट हार्टेड है आप। जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई? जी बिल्कुल। पहली मोहब्बत तो मैंने प्रोफेशन से की, जब हम गए और हमने कहा कि इस प्रोफेशन को ना लेना है। आई स्टिल रिमेम्बर कि किसी ने मुझे कहा, हमारे जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने कहा लुक बियॉन्ड 10 years, कि आज इस जगह पे बैठे हो, 10 साल बाद तुम अपने आप को किधर देखते हो? Want to see yourself as an average person, उसी जगह पे वर्क करते हुए, या you're going high और अपने आप को देखते हो। और उसके साथ उसने कहा ये 10 साल बाद देखना, 10 साल बाद बच्चे होंगे, so do you want them to be son of फेलियर पर्सन और सक्सेसफुल? तो वो भी की थी। और दूसरी मोहब्बत अपने बाप से की, जिन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनत की और हमें लेके गए। आई एम लकी कि अल्लाह ने मुझे एक बड़ी लविंग एंड केयरिंग फैमिली दी है। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक लविंग वाइफ है, और वाले साहब की डेथ हो गई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी भी 2 हयात हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। तो आई नेवर अनसक्सेसफुल, बिकॉज़ उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा, कोई लाइफ में ऐसा रिग्रेट जो आज भी आपको परेशान कर देता हो या याद? देयर इज हार्डली एनी रिग्रेट। मैं ये कहूंगा कि मैंने एक चीज जो शुरू से एक ज़हन में रखी है, जो हमारे उस्तादों ने हमें सिखाई, कि अपनी पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश कर। मुझे अभी भी याद है कि हम एक दफा
डिप्लॉय हो रहे थे, कोई अफगान बॉर्डर से हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे लेके जाना, तो हमें टास्क मिला, तो हमने वो 24 घंटे में हमने ना 400 लोगों को और सारा पैराफर्नेलिया लेके ना ईस्टर्न बॉर्डर पे लेके जाना। तो 24 घंटे 5 मिनट लगे। रिग्रेट टू वाले का हमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो वाला रिग्रेट नहीं है जब हम कहते हैं कि हम अपनी पूरी एफर्ट कर लें और अपनी फिर रिजल्ट अल्लाह पे छोड़। रिजल्ट अल्लाह पे छोड़। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, कोई ऐसा दिलचस्प जो आपकी जिंदगी से आज भी आपको खुश कर देता हो, आपके चेहरे पे खुशी आती हो उसको याद करके, वो मोमेंट? सर मुझे ना मजा आता है लोगों को ना फैसिलिटेट करके। मुझे अभी भी याद है, एक दफा हम ना सन 2000 की बात है, हमें डिप्लॉयमेंट आ गई वहां पे, और कि फिर पहुंच वाली सेक्टर पे आर्मी के साथ हमें जाके डिप्लॉय होना था। एक टेंट था, वो टेंट बाहर लगाते तो बाहर बम गिर रहे थे, वो एक जगह के अंदर चले गए। वहां भी मेरे साथ ना एक चाचा मंसूर था, ही वाज आवर कुक। तो उसने कहा सर मुझसे तो बाहर नहीं जाए, मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैंने कहा मेरे टेंट में आ जाओ। चेरिश कि जो सर हमने अपने से नीचे वाले लोगों के साथ जितना अच्छा रहेंगे ना सर, वो बहुत जरूरी है। हम आजकल जो चीज भूल रहे हैं ना कि वी आर प्लीजिंग समबडी हु इज अबव अस एंड वी आर प्रेसिंग दोज़ हु आर बिनीथ अस। तो उसमें मुझे तो हमेशा जो है ना, जिस चीज ने सबसे ज्यादा मजा लिया ना, कि अपने मालियों के साथ बैठ के चाय पीने का, पौधे लगाने का। जो मेरा सेकंड बेस्ट पैशन है ना, वो है पौधे लगाने का। तो मैंने इस केसर में उन जगहों पे जहाँ लोग होते थे सबके साथ बैठ के लगाए, एंड आई स्टिल चेरिश के मुझे जो है ना मौका मिले तो मैं आज भी जो है यही काम करूँ। अच्छा, बैक टू प्रोफेशनलिज्म, एयरफोर्स। मैं एक चीज जो मैं फॉर्मूला कहूंगा कि हमारा उतना बजट भी नहीं है, हमारी उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना ही उतना हमारा एक किस्म का वो वॉल्यूम है, लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी चीज है जो पाक एयरफोर्स को, अल्लाह ताला की जात तो बेशक हक और सच के साथ चलने वालों के साथ होती है, लेकिन ऐसी कौन सी विल एंड आप जो बेहतर समझे, क्या चीज है जो एक किस्म का पाक एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाती है? हमने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग से, लेकिन मैं दोबारा उस ट्रेनिंग पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट एंगल देता हूँ। जब भी हमारा कंपटीशन होता है तो हमें ना दोनों को कंपेयर करना है, लाइन कंपैरिजन है। हमारा जिस बंदे से मुकाबला उसके पास क्या है, क्या एफर्ट है, क्या रिसोर्सेज है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वर्सेस हमारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसके बाद उसके क्या वीक एरियाज है, हमारे क्या वीक एरियाज है। तो इट इज नॉट कि किसके, अगर तो जंग ऐसे जीतनी होती है ना, किसके पास 10 लाठियां और किसके पास 5 है तो 5 वाला जीत हार गया। इट इज नॉट दैट वे इन द एयरफोर्स डोमेन स्पेशल। तो जो बंदा भी बेहतर ट्रेन करके दुश्मन का वीक एरिया ढूंढ भी ले, उस वीक एरिया पे जरब भी लगा सके, वही है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो हमारा जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल है जहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है पायलट्स और कंट्रोलर्स की, वो हमारा एक हब ऑफ ट्रेनिंग है जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। और सेकंड इज द प्लान एंड थर्ड इज द मेंटोरिंग, जो कि हमारे एयर स्टाफ से आती है कि हाउ टू फॉलो दैट। तो ये सारी चीजें मिलकर ना हमें एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बनाती हैं, जो कि हमें जो है ना वो बताती है कि दुश्मन को मेकिंग एनी मिस एडवेंचर, कि अगर वो हमारे पास आएगा तो ही विल नॉट बी गोइंग सेफ एंड साउंड। नहीं है। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से बाज़ औक़ात हमें, खास तौर पर हमारा चूंकि एक राइवल कंट्री है और उससे ही शुरू से हमारा अजली एक किस्म का दुश्मन है वो, तो बहुत सारी चीजें उन्हीं की तरफ से हमें आती हैं। तो क्या हम फुली प्रिपेयर्ड है, इक्विप्ड है? किसी भी इस तरह की कोई दोबारा शरंगेजी होती है या दोबारा कोई इस तरह का कोई इकदाम इंडिया की तरफ से उठाया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, डिस्पाइट जो हम इधर उधर खबरों में सुनते रहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल वीक हो गए बजट में, इन सब क्रंचेस के बावजूद एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो एयरफोर्स हमेशा मेंटेन करती है। वो वेपन का हो, एमओ का हो, फ्यूल का हो, पायलट टू कॉकपिट रेशो हो, एयर डिफेंस के हमारे मिसाइल्स हो, वो हमारी सब चीजें जो है ना दे आर ऑल रेडी एंड सफिशिएंट टू थवार्ट द एनिमी एग्रेशन। किसी भी मौके पर अगर वो समझता है तो उसको रिबेल करने के, और उसकी जो है ना वो सबसे बड़ी
नतीजा अब आप ये समझ हैं, उसका सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि दुश्मन हमेशा बातें कर, कुछ किया तो नहीं, बिकॉज वी आर ऑल रेडी एंड वी आर ऑल रेडी एज ए नेशन ऑल्सो। वी हैव ऑलरेडी डन आल्सो। यस, हमने उनको करके दिखाया, मुंह तोड़ जवाब दे के दिखाया 27 फरवरी की मुनासबत से। और ग्रेजुअली नेशन को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा इसको सर्व किया, तो इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देंगे? सर मैं तो ये कहूंगा कि 27 फरवरी का दिन हमें ये बताता है कि हमने अपने आप को दुश्मन के मुकाबले के लिए हमेशा तैयार, वो तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन अंडर दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मैं कहता हूँ कि वो दुश्मन जो है ना आजकल वो बॉर्डर से क्रॉस करके हमारे अंदर थ्रू दिस मीडिया, थ्रू दी सोशल मीडिया, थ्रू अदर जो है ना वो सॉफ्ट मीडिया हमारे अंदर इन्फ्यूज कर रहा है और हमारी नई नस्ल को जो है ना वो क्या कहते हैं माइंड को पोल्यूट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, दुश्मन का जो भी पॉइंट है ना उसको एज इट इज ना ले लें और देखें तो सही कि वो क्यों बात कर रहा है। अब वो पहले हमसे लड़ सकता था, लड़ने की कोशिश की, अब लड़ नहीं सका, तो ये तो हमें एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग होना है। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ वो जो कल्चर है ना एक सोशल और मॉरल फाइबर रखना है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे और जो हमारा काम है उस काम पे ध्यान दें, जिसका जो काम है तो उसको वो काम करने दें और किसी भी तरह से किसी भी ऐसे जो एक किस्म के प्रोपेगेंडाज हैं उनका शिकार मत हो। नाज़रीन, मैं इसी नुक्ते पे बात को कंक्लूड करूंगा कि इस वक्त बतौर नेशन हमें एक साइबर वार का सामना है और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो सिर्फ इस जो कोशिश और जहद में मसरूफ है कि किसी तरह से वो मुकाबला, तो अब जिस तरह वो बयान कर रहे हैं या जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने साबित भी किया है हर मौके पे, तो मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो अब वो एक जहनों को जो है प्रगता कर रहे हैं और एक बिल्कुल साइबर वार खेल रहे हैं जिससे हमारी आर्म फोर्सेस को कमजोर किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी नेशन को इसकी समझ भी आएगी और शऊर भी रखते होंगे कि इस तरह की चीजों को किस तरह से टैकल करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।